हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का ग्रुप ऑडिट चैप्टर कंप्लीट। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को वो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जो ग्रुप ऑडिट पहली बार कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत मानिएगा ये कोई एक फास्ट रिवीजन वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेल में करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, मतलब कोशिश मेरी ये रहेगी कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन भी हो जाए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट भी बता दूं, साथ ही साथ मैं आपको यही बता दूं याद क्या करना है और रीड क्या करना है और किस चीज को आप स्किप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपके एफआर से लिंक करता है। आप बच्चों को ऑलरेडी आधी से ज्यादा बातें आती होंगी, लेकिन फिर भी ऑडिट के रेफरेंस में क्या रेलेवेंट है वो पोर्शन आप मेरे साथ देख सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि सब बच्चे इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। कोई मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि आपने आज से पहले कभी ग्रुप ऑडिट पढ़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ग्रुप ऑडिट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। आप ऑडिटिंग के लिए ये चैप्टर पहली बार पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कितने नंबर का आता है आप ये मान सकते हैं कि 4 to 5 मार्क्स तक की इस चैप्टर की कवरेज हो सकती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब ग्रुप ऑडिट, सर यहां पे मैंने ना एक इसके लिए प्यारा सा हैंडरिटन चार्ट बना रखा है सिर्फ एग्जम्पशंस के लिए कि किन किन कंपनी को कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊंगा। देखिए, जो मेन कंसेप्ट है जो एग्जाम में आ सकता है वो यही है। आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि किन किन कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे एक जो एप्लीकेबल होता है वो रूल 6 एप्लीकेबल होता है बेटा। साथ ही साथ आपका इंड AS 110 एप्लीकेबल होता है, AS 21 एप्लीकेबल होता है और एसए नंबर 600 आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो भी यहां पे लिंक करता है। अब पहले वन बाय वन सब तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने लिखा रूल 6। रूल 6 क्या करता है, एक एग्जेम्पशन क्राइटेरिया बताता है कि अगर भैया कोई कंपनी इस वाली लिस्ट के अंदर आ जाती है, इन कैटेगरी को वो पास कर देती है, तो आपको अपने फाइनेंशियल का कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो। ऐसे ही इंड AS 110 क्या बोलता है, अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको कोई भी कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही AS 21 क्या बोलता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी का टेम्परेरी आपके पास होल्डिंग है, तो टेम्परेरी होल्डिंग अगर आप प्रूव कर देते हो, दिख जाती है और आपका इंटेंशन टेम्परेरी होल्डिंग का है, तो आपको कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तीन अलग अलग एग्जेम्पशन है, एक रूल 6 के अंदर आती है, एक इंड AS 110 में आती है और एक AS 21 में आती है। मजे की बात यह है जो इंड AS 110 बोलता है वो बोलता है इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट रहेगी, जबकि AS 21 बोलता है कि टेम्परेरी होल्डिंग एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक कंपनी है जिसके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल होता है और उस कंपनी ने टेम्परेरी होल्डिंग में शेयर एक्वायर किए हैं, आप बताओ कंसोलिडेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तसल्ली से वीडियो को पॉज कर लो, थिंक अबाउट इट कि एक कंपनी जिसपे है इंड AS लगते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर किए विद द इंटेंशन ऑफ टेम्परेरी होल्डिंग, तो आप बताओ कंसोलिडेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका आंसर रहना चाहिए सर उस कंपनी का कंसोलिडेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई कंपनी AS को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल बना रही है तो AS 21 एग्जेम्पशन देता है टेम्परेरी होल्डिंग की, इंड AS 110 नहीं देता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको तीनों की अलग अलग कंडीशंस बता देता हूं, फिर एक एग्जाम का क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत तसल्ली से करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है 2 घंटे के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगी। चलिए जी, तो सर सबसे पहले ना रूल 6 की बात करेंगे, ठीक है। रूल 6 क्या कहता है कि जो कंसोलिडेशन होगा ना भाई साहब वो शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या कहता है, इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर AS, अगर किसी कंपनी को AS के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मान लो 21 के अंदर एग्जम्पशन मिल जाती है, फिर भी उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा सर, अगर किसी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने हैं तो भी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको डिस्क्लोजर तो डालना पड़ेगा कि आपकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। सर यहाँ पे एसए 550 को भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप कंसोलिडेट करो या ना करो, ठीक है, डिस्क्लोजर तो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। रूल 6 क्या कहता है देखिएगा,
कंसोलिडेशन नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बेटा वीडियो को लाइक कर देना, अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो मेरे को एक कमेंट करके ही बता देना सर समझ आ गया। यूट्यूब पे बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है। मेरी वीडियो आपको सुपर डिटेल मिलेगी और आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा, फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट को भी। तो उस चीज को मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाए। देखिए क्या कहता है, कहता है रूल 6 कहता है कि आपको कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब, ध्यान से समझना, फिर एक इसका एग्जांपल भी करेंगे, आपको बढ़िया से समझ आएगा। सबसे पहले कहता है कि आप जो हो वो एक सबसी हो किसी दूसरी कंपनी की। इसका मतलब मेरी कोई एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब मैं किसी का बच्चा हूं। अब याद करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हूं। आपको कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, आप किसी के बच्चे हो, ठीक है जी, हम किसी के सब्सिडरी हैं। दूसरा, मेरे जितने भी मेंबर हैं मैं उन्हें उन सबको इंटीमेट कर दिया है कि भैया मैं देखो कंसोलिडेट फाइनेंशियल नहीं बना रहा हूं, मैंने अपने सभी मेंबर को इंटीमेट कर दिया है। और जो इंटीमेट किया है वो लेटर का मेरे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। तो क्या कहता है, इंटीमेट टू ऑल मेंबर अबाउट कंपनी नोट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट। और जितने भी मेंबर है किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये भी होना चाहिए। और जो आप इंटीमेट कर रहे हो उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी आपके पास होना चाहिए। तो 2 कंडीशन बताओ रूल 6 की क्या है, तसल्ली से करेंगे। सर सबसे पहली कंडीशन है कि मैं किसी का बच्चा होना चाहिए, मैं किसी की सब्सिडरी होनी चाहिए। दूसरा, मैंने इंटीमेट कर दिया है सभी मेंबर को, उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया और मेरे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। मैंने कहा तीसरी कंडीशन बताओ। तीसरी कंडीशन ये है कि सर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो। ओ माय गॉड, मतलब मैं बच्चा भी हूं और अनलिस्टेड भी हूं। अगर मैं लिस्टेड हूं तो मुझे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। यस, आपको करना पड़ेगा। तो आप बच्चे के साथ साथ अनलिस्टेड बच्चे भी होने चाहिए और आप प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं जाना है आपको। ऑल्सो इट शुड नॉट बी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये थी थर्ड कंडीशन। सर पहली कंडीशन के अंदर ही मैंने 2 डिवाइड करी, दूसरी कंडीशन को थर्ड बोल रहा हूं। एक और कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि जो आपके पेरेंट हैं, जो आपकी अल्टीमेट होल्डिंग है या इंटरमीडिएरी होल्डिंग है, मान लो कोई 3 कंपनी है ए बी सी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी सी। कंपनी सी जो है वो एक सब्सिडरी है। कंपनी सी जो है वो अनलिस्टेड है। कंपनी सी ने अपने सभी मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। कंपनी सी की जो इंटरमीडिएरी होल्डिंग है और अल्टीमेट होल्डिंग है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं फाइनेंशियल को। इट्स अल्टीमेट होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग फाइल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। तो एक बार पहले आराम से रिवीजन कर लो। रूल 6 किन को एग्जामिशन देता है। सर रूल 6 पहले कहता है कि आप किसी के बच्चे हो। मैंने कहा जी हम बच्चे हैं जी। फिर कहता है कि आपने इंटीमेट कर दिया सभी मेंबर को और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, बहुत बढ़िया जी। फिर कहता है कि आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं हो, साथ ही साथ आपकी अल्टीमेट होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग ने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिए हैं। ये रूल 6 का एग्जामिशन था। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भैया एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी क्लास ऑफ कंपनी को विद सम और अदर कंडीशन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, उस चीज को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इंड एस की क्या एग्जामिशन है, जरा उसे भी देख लेते हैं। इंड एस 11O क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड। कब, इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आपको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल सुनिए, एक कंपनी है A, एक कंपनी है B और एक कंपनी है C। कंपनी A जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, कंपनी B और C इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो आपको पता है कंपनी B और C को फिर कंसोलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो कंपनी A है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है उसको फाइनेंशियल अपने कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। तो क्या कहता है देखिए, नोट, पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी विल प्रिपेयर CFS इंक्लूडिंग ऑल सबसी अनलेस पेरेंट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसे भी कंसोलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा सभी एंटिटी को इंक्लूड करते हुए। एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंपनी A, कंपनी B एंड कंपनी C। कंपनी A जो है वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कंपनी B इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कंपनी C इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन दोनों को नोट रिक्वायर्ड है और यहाँ पर कंपनी A को CFS बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। साथ ही मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया, अगर कंपनी A आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी आ जाती है देन इन दैट केस कंपनी A को भी CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था आपका इंड एस 11O का रिक्वायरमेंट। देखो यही एक चीज़ है जो मेनली आपको याद करनी है। उसके अलावा
सब कुछ बहुत बेसिक है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, ऐसे 200, 210, 300, 315, 320, 330, 600, 230, बाकी पूरा पीछे का ज्ञान है। अपने को बस एडिशनल एक ये पढ़ना है कि किन किन को कंसोलिडेट नहीं करना। दूसरा ये पढ़ना है जब कोई कंसोलिडेट करेगी तो ऑडिटर को स्पेशली किन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई ऑडिट करने का तरीका तो वही रहेगा जो आज तक आपने सीखा है, अलग से किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस वो इसके अंदर एक की पॉइंट आएगा, वो है, बाकी सब तो प्लेन चैप्टर है। तो ये थी आपकी इंड AS 110 की एग्जाम्शन। अब पढ़ लेते हैं सर AS 21 क्या कहता है। अगर किसी कंपनी पे AS लगता है, इंड AS नहीं लगता, तो उसको AS वाली कंपनी में किनको एग्जाम्शन है देखेगा। A company not required to consolidate financial statement if when the control जो आपने लिया है is intended to be temporary, AS 13 will apply। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट वाली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। नोट यहां पे बेटा बकायदा लिख दिया है ताकि आप एग्जाम के क्वेश्चन में गलती ना करो। इन इंड AS no exemption is given for temporary control if a company is not required to prepare as per AS। अगर AS में आपको एग्जामिशन है then they have to present financial as per schedule 3। schedule 3 की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको, एग्जामिशन के बाद भी schedule 3 का डिस्क्लोजर तो जाएगा ही जाएगा। आप फटाफट से मुझे ये बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको एग्जामिशन वाली बात बिल्कुल क्लियर है क्या। अब उसके बाद जो भी बातें हैं ना, बिल्कुल थ्योरी बातें हैं और बिल्कुल आसान बातें हैं। मेन जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो एग्जामिशन में ही गलती कर जाते हैं कि किनको कंसोलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 कंडीशन है, एक है सर रूल 6 की बात करता है, एक इंड AS 110 बात करता है, और एक AS 21 बात करता है जहाँ पे टेम्परेरी अगर होल्डिंग है तो उसको AS 13 के अंदर लेकर जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई हो। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब हम करेंगे एग्जाम का क्वेश्चन, पहले एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पूरी केस स्टडी आती है और ICAI आपसे पूछता है बताओ CFS रिक्वायर्ड है या नहीं है। देखो जी आ जाओ, ये क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ चैप्टर की PDF मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, CA कपिल गोयल। तो आप पूरा चैप्टर अगर आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन बैंक मेरा है पूरी पूरे PDF को मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, ICAI की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, केस बेस MCQ, सारे RTP MTP सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये 300-400 पेज का पूरा PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बुक का PDF भी मैं डाल रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप बाकी चैप्टर्स भी देखना चाहें तो ऑलरेडी मैं 2-3-4 चैप्टर डाल चुका हूँ। आने वाले टाइम में कुछ चैप्टर्स और आएंगे, और स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स आप मेरे साथ लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप CA इंडिया से कॉन्टैक्ट कर लो या caindia.org वेबसाइट पे चले जाओ। 40 लेक्चर का कोर्स मेरा आ रहा है जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्लस प्रोफेशनल एथिक्स पूरा मैं डिटेल में करवाऊंगा। उसके अलावा पूरा कोर्स बेटा यूट्यूब पे मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, मैराथन भी आएगा, सब कुछ मिलेगा। पूरा क्वेश्चन बैंक एंड एवरीथिंग विल बी ऑन यूट्यूब। आप आराम से इंजॉय करो। सिर्फ फाइनल की आप बुक लेना चाहो वो भी मिल जाएगी। ये मेरी तरफ से सेवा है और मैं कभी भी अब इनके लिए कोई चार्ज नहीं करूंगा भविष्य में, ठीक है। लो जी, तो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था आपके लिए, एक बार देख लेते हैं। देखते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने वन टाइम फ्री कर दिया और थोड़े टाइम बाद हम बच्चों से पैसे लें। ये लाइफ टाइम फ्री है बेटा, लाइफ टाइम जब तक मैं हूं। देखेगा क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए बेटा। आर लिमिटेड, आराम से पढ़ेंगे। आर लिमिटेड ऑन 51% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड। आर लिमिटेड के पास, अब ना अभी ये क्वेश्चन तो सिंपल है इसलिए आपको लगेगा डायग्राम भी ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ना ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है, 3-4 एंटिटीज़ को इन्वॉल्व कर देता है। तो मेरे को लगता है आपके FR के टीचर ने भी आपको कोई डायग्राम या चार्ट बना के समझाया होगा, तो आप एक सिंपल चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो या टफ हो। आर लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के कितने % वोटिंग राइट है? 51% सर वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है जी। इट हाउएवर होल्ड एंड डिस्क्लोज ऑल शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड। एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा है, ठीक है भैया, मतलब मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। इन इट्स अकाउंट्स द शेयर आर हेल्ड एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू टू देयर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर। और फ्यूचर में मैं इनको जल्दी से बेच देने वाला हूँ। आर लिमिटेड रिप्रेजेंट दैट वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर लिमिटेड जो अपना CFS बना रहा है, क्या कर रहा है? एस लिमिटेड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन। तो वो एस लिमिटेड को एक्सक्लूड करने के बारे में सोच रहा है। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील, आप बताओ आप इसको कैसे डील करोगे।
तो अब ना यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया गया आपको कि इसके ऊपर क्या आपका इंड एस लग रहा है या एएस लग रहा है, बताओ क्या क्वेश्चन साइलेंट है? यस सर, इस केस में क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप क्या करोगे सर? इस केस में क्या करूंगा मैं, रूल 6 के एग्जामिशन भी लिख दूंगा, एएस इंड एस 11 वो की एग्जामिशन भी लिख दूंगा, और एएस 21 टेम्परेरी होल्डिंग की बात भी कर लूंगा। एएस 21 टेम्परेरी होल्डिंग बोलता है और क्वेश्चन में टेम्परेरी होल्डिंग है, तो अगर एएस 21 अप्लाई हो रहा है कंपनी के ऊपर तो डेफिनेटली इस कंपनी को एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर इंड एस 11 के हिसाब से बात चल रही है तो इंड एस 11 के अंदर टेम्परेरी होल्डिंग की कोई भी एग्जामिशन नहीं है। चलो अब आईसीएआई का आंसर रीड करते हैं और आप इस तरीके से ही पेपर में भी प्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं, आ जाओ क्या कहता है, देखिएगा बच्चे। एज पर इंड एस 11O देर इज नो सच एग्जेम्पशन, इंड एस की बात पहले कर रहा है, देर इज नो सच एग्जेम्पशन फॉर टेम्परेरी कंट्रोल, और एएस में एक और एग्जेम्पशन है, फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो फंड ट्रांसफर पे, एंड कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर इंड एस कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दिस केस। ऊपर कहीं लिखा है क्या इंड एस है? नहीं, ये सीधा इंड एस के हिसाब से आंसर लिख रहा है। ठीक है जी। पैराग्राफ 20 ऑफ इंड एस, सर ये पैराग्राफ 20 ये सब भी लिखना है क्या? नहीं, आप सिर्फ इंड एस 11O को कोट कर सकते हैं। स्टेट दैट कंसोलिडेशन ऑफ एन इन्वेस्टी शैल बिगिन फ्रॉम, भाई कंसोलिडेशन कब से कब तक करना होता है? सर जिस दिन आप शेयर एक्वायर करते हो तब, जब तक आपके पास होल्डिंग है तब तक। shall begin from the date of the investor obtain control of the investee and ceases when the invest or lose control of the investee, जिस दिन आप कंट्रोल को लूज करते हो उस दिन तक आपको consolidated financial statement बनाना पड़ेगा। ये पहला पैराग्राफ था। However, as per section 129(3) of the Companies Act, read with rule 6, और ये भी सेक्शन कोट करने नहीं, आप सिंपल रूल 6 लिख देना, where a company having subsidiary which is not required to prepare consolidated financial statement under the accounting standard, AS के अंदर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इट सेल बी सफिशिएंट, अगर वो कंप्लाई करती है शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को, इसका मतलब डिस्क्लोजर तो डालना पड़ेगा अगर आपको एग्जामिशन में मिलती है तो। इन द गिवन केस आर लिमिटेड इंटेंशन इज टू डिस्पोज ऑफ द shares in the near future as shares are being held in stock in trade and it's quite clear that the control is temporary, therefore R Limited is required to prepare consolidated financial statement in accordance with Ind AS as exemption for temporary control is not available under Ind AS। Ind AS के अंदर ये एग्जामिशन अवेलेबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। बाकी ना जो कंसोलिडेटेड का क्वेश्चन है वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट के साथ लिंक होके आता है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ लिंक होके आता है, रिलेटेड पार्टी के साथ लिंक होके आता है, ऐसे 600 का लिंक होके आता है, ऐसे 320 मटेरियलिटी का क्वेश्चन लिंक होके आता है। तो मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर खुद का आएगा तो ये वाला आएगा, अदरवाइज किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिल के आ जाएगा। ठीक है, लो जी पढ़ो, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। M Limited acquired 51% share of the S Limited on 1st April 2029। किसने एक्वायर किया? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं करना। लो जी, M Limited है सर, उसने एक्वायर किया है किसके? S Limited के कितने शेयर? 51% शेयर, 51% शेयर ऑन 1st April 2019। ठीक है जी, आगे चलो। And sold 25% of these share during the financial year 1920। अच्छा, 1 अप्रैल 19 को ही खरीदे और 1920 में ही 25% सोल्ड आउट कर दिए। बहुत अच्छी बात है जी। M Limited did not prepare consolidated financial statement for the year 1920, और जिस साल में उसने खरीदे और 25% बेचे उस साल उसने कंसोलिडेट नहीं किया ऑन द प्ली दैट द कंट्रोल वॉज ओनली टेम्परेरी। ये भी यही कह रहा है कि भैया कंट्रोल टेम्परेरी था, पहले 51% लिए, 51 लिए, 25% बेच दिए। ठीक है, ये बोल रहा है। डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ एम लिमिटेड? क्या आप एम लिमिटेड के व्यू के साथ एग्री करते हो? डिसाइड एज्यूमिंग दैट एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड एस। देखो इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था?
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आप एज्यूम कर लो इंड एस के अंदर आता है, ऊपर क्लियर नहीं किया था, तो मेरे हिसाब से AS21 की भी 2 लाइनें आनी चाहिए थी जो कि नहीं थी। तो बेटा क्या इसको मेरे को रीड करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, ऊपर वाला ही आंसर रहेगा, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेना और आखिरी में कंसोलिडेट होगा, क्योंकि इंड AS 110 के अंदर कोई भी टेम्परेरी होल्डिंग को एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत प्यारा लगा, जो कि आपको करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आराम से देखिए। H Limited is an investment company। इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो कपिल सर इंड एस के अंदर एग्जाम्शन है, तो पढ़ते हैं आगे। प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड एस, द कंपनी ऑब्टेन फंड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर and commit its performance for fair return and capital appreciation to its investor. During the year under audit, it has been observed that the company had invested 20% in S1, 50% S2, 60% S3 of the respective share capital of the investing company. When checking the investment schedule of the company, an issue cropped as to whether there would arise any need to consolidate accounts of any such investee companies with those of H Limited in accordance with section 129(3) of the Companies Act, which contain no exclusion from the consolidation. Analyze the issue involved and give your view। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि कब आपको कंसोलिडेट करना होता है, और उसके बाद आपको बेटा एग्जेम्पशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको एडिशनल बतानी होगी, जो अभी मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन तो है, बट इन्वेस्टमेंट कंपनी होती क्या है ये भी हम बता देंगे, जो कि अभी मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हूं। तो क्या इन द गिवन केस बेटा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। In the given case, H Limited is an investment company preparing its financial statement in accordance with Ind AS, and the company had invested 25% in S50 in S2 and 60 in S3 of the respective share capital of the investee company. In view of the provision discussed in Ind AS 110, the company is not required to prepare consolidated financial statement. However, आपको शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर तो जाएगा। फॉर द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये मैं अभी आपको करवाऊंगा बुक के बाद। ये क्वेश्चन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, ऐसे 210 के साथ आप लिंक करना इसको, ऐसे 210 नहीं बेटा, ऐसे 220, ऐसे 220 के अंदर बेटा पहला ही कंसेप्ट पढ़ते हो, एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट। आई होप आपको याद हो कि कब आप एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे 220 में मैं बोल रहा हूँ आपको, अब एक नॉर्मल एंटिटी का ऑडिट नहीं मिल रहा है आपको, किसका ऑडिट मिल रहा है? आपको ग्रुप ऑडिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्रुप ऑडिट मिल रहा है। तो ग्रुप ऑडिट को एक्सेप्टेंस से पहले एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या क्या चीजें देखोगे? तो बेटा ये ऐसे 220 का क्वेश्चन है, मैं ये बोल सकता हूं। तो जो आपका ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है ना, इसमें खुद का ज्ञान कम है, दूसरे स्टैंडर्ड के साथ लिंक होके ज्यादा आएगा। तो अभी इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मैंने बता ही दिया 220 का है। तो बताओ 220 जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे और एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर करोगे, मतलब आप ग्रुप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, नीचे जो उसकी सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, उनके ऑडिटर आप भी हो सकते हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई दूसरी सीए फर्म भी उनके ऑडिटर हो सकती है। तो आप क्या कंसिडर करोगे बिफोर अपॉइंटमेंट? तो क्या कहता है देखिए, कहता है सबसे पहले तो मैं मटेरियलिटी देखूंगा ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट। भाई मैं कितना पोर्शन ऑडिट करूंगा? टोटल 100 है, तो ग्रुप के पास कितना है और कंपोनेंट के पास कितना है जो दूसरा ऑडिट कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ मटेरियलिटी कितनी है जो मैं ऑडिट करने वाला हूं, पहला। दूसरा, डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट। अब भाई कंपोनेंट की क्या मुझे नॉलेज है? क्योंकि कंपोनेंट का जितना भी बिजनेस है, जितने भी फाइनेंशियल है, वो आखिरी में कंसोलिडेट होंगे ग्रुप में। तो क्या मुझे कंपोनेंट के बिजनेस की नॉलेज है? ये वहां ऐसे 220 में पॉइंट मिलेगा, तो वो अपने को देखनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे क्या कहता है? रोमम कितना है जी कंपोनेंट का जो ऑडिट किया है दूसरे ऑडिटर ने, रोमम देख। सर ये तो वही पॉइंट है जो ऐसे 220 के, बेटा पॉइंट वही है, बस लिंकिंग करनी है कंपोनेंट के साथ। आखिरी में कहता है एडिशनल प्रोसीजर क्या क्या लगाने पड़ेंगे एज सेट आउट इन दिस एसे रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर रिजल्टिंग द प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सफिशिएंट और सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट। आपको क्या क्या एडिशनल काम करना पड़ेगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए पेपर में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो बिग फोर में काम कर रहे हैं या जो थोड़ा प्रैक्टिकल अवेयर रहते हैं, आपको पता होगा ऐसे 600 के ऊपर हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा भोकाल मचा हुआ है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं।
एनएफआरए का कहना कुछ है, आईसीआई का कहना कुछ है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ना रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा भोकाल चल रहा है ऐसे 600 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी चलो लगातार हमने साथ साथ निपटा दिया। चलो बेटा अब चलते हैं बुक के ऊपर। तो अभी आपके 25 मिनट हुए हैं, मैंने आपको एक्सक्लूजन के सवाल करवाए हैं। अभी एक्सक्लूजन के ऊपर ही, एग्जाम्शन के ऊपर ही बहुत सारे आईसीआई के क्वेश्चन हैं जो आप खुद करेंगे। मैं आपको आखिरी में एक लिस्ट दे दूंगा, जैसे टोटल कितने क्वेश्चन एक बार देखें, 12 क्वेश्चन तो है आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर, ये सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से आपके आईटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 से लेकर देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। मई 24 तो 4, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 और 4 16 क्वेश्चन। मैं लिस्ट दे दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे, और आखिरी में कोशिश करेंगे या तो हम ही सारे देख लेंगे। चलो जी अब हम चलते हैं आगे। ये चार्ट कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ये एग्जाम्शन वाला चार्ट भी आप उतारना चाहें नोटबुक में फटाफट से उतार सकते हैं, 1 पेज चार्ट है सर। कंसेप्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक आपने समरी क्यों नहीं बनाई बेटा, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो यहाँ चार्ट में मैंने समरी बनाई है, सेम समरी मैंने बुक में भी बना दी है। तो आप बस एग्जाम्शन की समरी बना लेना 1 पेज की, बाकी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। एक फ्लो पता चल गया कि आपको करना क्या है, बस बड़ा छोटा सा चैप्टर 10 पेज का चैप्टर है। लो जी अब हम चलते हैं आगे बुक पे। बेटा आप ऐसा कर सकते हो कि आप बुक पढ़ो ही ना, आपने चार्ट को उतार लिया आधे पेज को, तो 2 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। एक बार मैं बुक पढ़ाऊंगा बट आप ना पढ़ो तो भी चलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से, जो क्वेश्चन बैंक है वहां से एक क्वेश्चन मार्क कर लेना एग्जामिशन का, या इट्स योर चॉइस, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं एक बार फटाफट से रीड कर रहा हूं, आप लोग डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन देखिएगा बेटा, अगर कुछ याद करने का होगा तो मैं अलग से मार्क करवाऊंगा बेटा, ये याद कर लेना, अदरवाइज इट्स ए जनरल प्लेन रीडिंग कंटेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, AS 21 consolidated financial statement and Ind AS 110 consolidated financial statement laid down principle and procedure for the preparation and presentation of consolidated financial statement under AS and Ind AS respectively। बेटा मेरे को नहीं लगता ये आपको एग्जाम में पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी बेसिक। कॉन्सोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ग्रुप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, ये आपको पता है भाई, जो भी कंपनी जिसकी सब्सिडरीज वगैरह है सबको अपना कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ द 3 कंपनीज एक्ट, वेयर ए कंपनी हैज 1 or more subsidiary, it shall also prepare a consolidated financial statement of the company and all of the subsidiary in the same form and manner that of its own. For the purpose, the term subsidiary shall include associate and joint venture. The provision relating to the preparation, adoption and audit of the financial statement of holding company shall mutandis apply to the consolidated financial statement। वो सारे प्रोसीजर आपको CFS पे भी लगाने पड़ेंगे as it is। The consolidated financial statement which is required to be laid before the AGM shall be prepared in the same form, same manner in which the financial statement of the company is prepared। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड होंगे वैसे ही CFS होंगे। इसको भी बेटा आप स्किप कर सकते हो, आर का मतलब क्या है, रीड करना, या बिफोर एग्जाम आप स्किप कर सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रूल 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 लेड डाउन द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या कहता है देखिए, द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3, आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है, ऑफ द एक्ट एंड द एप्लीकेबल AS। मैनर ऑफ कंसोलिडेशन क्या रहेगा, फॉर्म एंड मैनर ऑफ CFS, सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड। Power of CG to make provision for consolidation of company by making rules, CFS shall be prepared as per Schedule 3 and applicable AS or Ind AS. If the company is not required to prepare CFS under AS, then it shall be sufficient if CFS is prepared as per the Schedule 3, मतलब requirement of disclosure जाएगा। तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको भी आप रीड वाली कैटेगरी में रख सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई कवर्ड इन माई चार्ट एज वेल, जो हैंड चार्ट है। रीजन फॉर एक्सक्लूजन, however, the requirement relating to the preparation of consolidated financial statement shall not apply to a company if it's meet the following conditions। क्या है देखिएगा, Number 1, it is a wholly owned subsidiary or is a partly owned subsidiary of another company, आप किसी के बच्चे हो, and all of its other member including those not otherwise entitled to vote
having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not presenting consolidated financial statement. Condition number 1. Condition number 2, it is a company whose security are not listed or are not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India. आप ना तो listed हो ना जाने की तैयारी कर रहे हो. तीसरा, its ultimate or intermediary holding company, its ultimate or any intermediate holding company file consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standard. तो ये बेटा पूरा कंसेप्ट हमारे आपके चार्ट में कवर हो जाता है. ठीक है. As per subsection 6 of the section 129, the central government may on its own or an application by class or class of company by notification exempt any class or class of companies from complying with the requirement of section 129. इसको आप बेटा बस रीड करके जा सकते हैं. तो सर अभी तक बस याद रखने वाला जो कंटेंट है वो ये है. कोई भी केस स्टडी आए तो आपको पता होना चाहिए. अब आती है बात इंड एस की. क्या कहता है देखिए, इन्वेस्टमेंट एंटिटी. An investment entity need not present CFS if it is required in accordance with Ind AS 110 to measure all of its subsidiary at fair value through profit or loss. A parent shall determine whether it is an investment entity. Investment entity क्या है, जो बेटा आंसर में था ना, तो देखो यहाँ आ गया. हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी कब कहेंगे वो देखेगा प्लीज. Number 1, company obtain funds from one or more investor for the purpose of providing those investor with an investment management service. तो आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं, अब दूसरों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं. दूसरा, commit to its investor or investor its business purpose, that its business purpose is to invest fund slowly for return from capital appreciation, investment income or both. capital appreciation कमाना आपका ऑब्जेक्टिव है. तीसरा, measure and evaluate the performance of substantial all of its investment on a fair value basis. आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैं. ठीक है जी. However, as per Ind AS 110, parent of an investment company, if it is not an investment company, parent अगर investment company नहीं है तो shall consolidate all entity that it control including those controlled through an investment entity subsidiary unless the parent itself is an investment entity. ये था बेटा पूरा आपका एग्जेम्पशन. अब समझो चैप्टर में मसाला नहीं है, प्लेन चैप्टर है. 15 से 20 मिनट में आपके 4-5 कंसेप्ट हो जाएंगे. देखो फटाफट. सबसे पहले कहता है, मैं पहले पूरे चैप्टर का फ्लो समझा देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, 7-8 कंसेप्ट का. सबसे पहले कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट. भाई जो पेरेंट है, जिसकी कंपोनेंट है, जिसकी सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है, भाई साहब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा. फिर कहता है ऑडिटर साहब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑडिटर साहब हमने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देख ली, जिसकी मल्टीपल कंपोनेंट ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑडिटर साहब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा क्वेश्चन समझ आया. यस सर समझ आ गया. आगे एसए नंबर 580 कि ऑडिटर साहब एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना बेटा. वैसे 580 आप लिंक करो 550 से, 560 से, 570 से. जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपको लगे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, मैनेजमेंट कुछ चीज़ें छुपा सकती है, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, WR लेते हैं ताकि चीज़ें सारी कंप्लीट रहें. उसके बाद कहता है SA 600 आप ऑलरेडी कर चुके हो. SA 600 का ध्यान रखना, मटीरियलिटी का ध्यान रखना. कंपोनेंट ग्रुप ऑडिट की मटीरियलिटी अलग से निकलेगी तो SA 320 और 600 की लिंकिंग हो जाएगी मटीरियलिटी को लेकर. ठीक है. उसके बाद कहता है ऑडिट करो कंसोलिडेशन का. बेसिक बातें हो गई. अब आप एग्जीक्यूशन करो. तो एग्जीक्यूशन करेंगे तो प्लानिंग करेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे. तो यहाँ 3 बातें आएंगी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग. बेटा पूरा कंटेंट आपका पीछे वाला ही है. तो सबसे पहले कहता है प्लानिंग करो. तो प्लानिंग के सारे पॉइंट प्लानिंग वाले ही हैं, कुछ नया नहीं है. फिर कह रहा है सबसे मेन जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे एक और लगता है वो है ये कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि कंपनी पूरा कंसोलिडेशन ना करे, कुछ चीजें छोड़ दे. क्या छोड़ दे सर. अरे भाई नई इन्वेस्टमेंट की है, कोई कंसोलिडेशन में नहीं आई, छूट गई. कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, अभी भी कंसोलिडेशन में आ रही है. तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि जो कंसोलिडेशन हुआ है वो कंप्लीट है. तो ऑडिटर साहब कैसे वेरीफाई करोगे. ये एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये हम करेंगे डिटेल में.
उसके बाद ये कुछ बेसिक बातें मैं साथ ही साथ करवाऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन आता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, लेकिन इससे भी मैं आखिरी में कहूंगा कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाए तो आईसीए का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो होता है बेटा रिपोर्टिंग के ऊपर। और यहाँ पे 5 अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में ना 5 टाइप रिपोर्टिंग बोलूँगा मैं, 5 अलग अलग सिचुएशनल रिपोर्टिंग है। 5 टाइप बोल लो या 5 सिचुएशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है सर। 5 सिचुएशन अलग अलग है। जैसे पहली सिचुएशन क्या है, पेरेंट ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है, तो चीज़ें आसान है, आप कर लोगे। दूसरा क्या कह रहा है, पेरेंट ऑडिटर सर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, तो दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट रेफर करेंगे। ऐसे 600 की लिंकिंग आ गई। फिर क्या कहता है, वेयर द कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट दैट ऑफ पेरेंट, मेरा एफआरएफ अलग है, कंपोनेंट का अलग है, तो क्या एडिशनल देखेंगे, तो एक ये चीज़ आ गई। चौथा क्या कहता है, कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट अंडर ऑडिट फ्रेमवर्क डिफरेंट देन द पेरेंट, पेरेंट का अलग है कंपोनेंट का अलग है, तो आप क्या करोगे, मोरलेस सिमिलर है। और कंपोनेंट का अगर ऑडिट ही नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। तो 5 सिचुएशन है ऑडिट की। आईसीआई के बेटा पांचों क्वेश्चन फेवरेट हैं। आईसीआई कंपोनेंट नॉट ऑडिटेड भी पूछता है, आईसीआई फ्रेमवर्क डिफरेंट है वो भी पूछता है, आईसीआई जब आपका ऑडिटर अलग है कंपोनेंट का वो भी पूछता है, सेम होगा तो क्या होगा वो भी पूछता है। तो ये भी आईसीआई का बेटा एक फेवरेट, और एक फेवरेट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, एक फेवरेट और एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीजें आसान है, देखो लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन जो मैंने करवा दिया आपको। अब बात करते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितनी देर की वीडियो हो गई बेटा, 37। यूट्यूब पे मैं 1-1 घंटे की वीडियो बना के डालूंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट ट्रैवल टाइम में देख सके, ऑफिस से घर जा रहा है मेट्रो में देख सके। तो उस तरह का मेरा टारगेट है कि अब 1-1 घंटे की वीडियो डालेंगे ताकि आप वन साइड ट्रैवल में देख लो आराम से। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है, देखो बेटा पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई ऑल कंपोनेंट, चाहे वो आपकी सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, ज्वाइंट वेंचर हो, सबको आइडेंटिफाई करो, सबकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो सारी एडजस्टमेंट करो, चाहे वो परमानेंट हो चाहे करंट हो। अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करो और साथ ही साथ गैप कन्वर्जन करो अगर अलग है तो। ये सारी पेरेंट की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको पता है कंपनी की होती है, तो ये सारी पेरेंट ग्रुप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन लेना, सारी एडजस्टमेंट करना, परमानेंट करंट एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करना और गैप कन्वर्जन करना। साथ ही साथ बेटा AS17 आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग देखना, कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है और रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना। इन्हीं चीजों को जो मैंने वन वर्ड में पढ़ाया है आईसीए ने आपको यहां पर दिया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, सर ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बोलूंगा रीडिंग कैटेगरी के अंदर रखना, और आप इनके ये वन वर्ड को याद रखेंगे, उसके बेस पे लैंग्वेज को फ्रेम करेंगे। अगर आता है तो, आना नहीं चाहिए एग्जाम में, मेरे मानने मेरा हिसाब ये है, ये पेपर में आना नहीं बनता इन क्वेश्चंस का। देखिए जी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन किसकी रहेगी सर, कंपनी की रहेगी, ग्रुप कंपनी की रहेगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की मैनेजमेंट जो है वो सारा काम करेंगे सर। इसे पॉइंट बी और सी जो है इनको लास्ट में पढ़ना बेटा, ये सेपरेट बातें करता है AS17 और AS18 की, तो इन दोनों पॉइंट को लास्ट में अलग से कवर करना। पहला क्या कहता है, आइडेंटिफाई करो साहब कंपोनेंट को। आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ही आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और कंप्लीट लो क्योंकि आपको CFS बनाना है। तीसरा, मेक एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, हार्मोनाइज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, गैप कन्वर्जन, और उसके बाद बोलता है B और C पॉइंट ले लो। वेयर एप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द सेगमेंट रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग। तो AS17 AS18 या फिर बोले SA नंबर मेरा 501 में आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, और साथ ही साथ आपका SA 550, ये वाली बात भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे सर 501 में हम सेगमेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे हम SA 550 में रिलेटेड पार्टी पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। अब आती है सर ऑडिटर साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो कंपनी की है। जो आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो,
तब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही CFS में है, बस एड ऑन हो जाएगा कि जो CFS बनेगा वो एज पर FRF बनेगा। CFS कंप्लीट होना चाहिए, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। कंपनीज एक्ट में जैसे सेक्शन 143 वहाँ देखते हो, ऐसे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो नथिंग न्यू हेयर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ये सेम है जो आप स्टैंड अलोन में पढ़कर आते हो, यहाँ आपको नया पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या कहता है देखिए, द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ consolidated financial statement are number one to satisfy himself the consolidated financial statement prepare in accordance with the requirement of applicable FRF, to enable himself to express an opinion on true and fair view presented by consolidated financial statement। आपने मैटर देखने उनके लिए इंक्वायरी करनी है 143(1) के लिए, और रिपोर्ट करना है 143(3) के ऊपर। ऑडिटर शुड ऑल्सो वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS फॉर द कंपनी एज पर एप्लीकेबल FRF। ए पॉइंट और अगर ई पॉइंट देखेंगे बेटा तो दोनों मोर और लेस क्या है, सेम है, और बाकी कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है स्टैंड अलोन में वही रिक्वायरमेंट है। तो इसको बेटा आप क्या करेंगे, ओनली रीड वाली कैटेगरी में रखेंगे। लीजिए उसके बाद क्या कहता है, द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्लान देयर वर्क अंडरस्टैंडिंग लो। तो मैं यहाँ पे पहले ऊपर एक समरी बना देता हूँ। आपको क्या करना है, SA 315 को कंप्लाई करना है, SA 330 को कंप्लाई करना है, बस यही लिखा है और कुछ नहीं है। ऑडिट रिस्क निकालना है जो आप SA 315 में पढ़कर आते हो। तो जो हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में करते हैं वही काम आपको ग्रुप ऑडिट में भी करना है। तो क्या बोलता है देखिए, प्लान देयर वर्क टू एनेबल देम टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। भाई प्लानिंग करनी है जी, ठीक है। प्लानिंग के में क्या देखेंगे वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। obtain an understanding of the accounting and internal control system including IT system like consolidation tool कैसे करते हो, sufficient to plan an audit and determine the NTE of his audit procedure। such an understanding would help the auditor to develop an effective audit approach। आप भैया अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, IT की, उसके बाद अपना NTE डिसाइड करो सो दैट यू कैन डिसाइड द इफेक्टिव टूल और इफेक्टिव अप्रोच। यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू assess ऑडिट रिस्क एंड डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। आप भैया ऑडिट रिस्क निकालो, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करो सो दैट योर रिस्क कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो ये बहुत ही बेसिक बात थी। सर ये सब छोड़ भी सकते हैं क्या हम? देखो मेरे हिसाब से ये सब आप स्किप करके जा सकते हो एग्जाम में। एग्जाम में मेन एक्सक्लूजन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में वो है। अब बात आती है सर एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है SA 550 का। क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेना है सर क्योंकि एरिया जो है हाई रिस्की है, हो सकता है मैनेजमेंट इंटेंशनली कुछ छिपा ले। तो उस एग्जाम्पल क्या रहेगा, उस MRL के अंदर क्या क्या आएगा। तो देखिए क्या कहता है, SA 580 return representation required the auditor to obtain WR from management and where appropriate those charged with governance। उसमें क्या इंक्लूड करेंगे, कंप्लीटनेस। अभी कंप्लीटनेस का क्वेश्चन सेपरेट आएगा नीचे। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मैं लिख दूं बेटा सेपरेट क्वेश्चन है और वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। आगे क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो कि ऊपर आया था भैया आपने जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बनते हैं एज पर FRF वो सारे आपने रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये भी आप लिख कर दो। आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ऊपर भी आया था वो आपने सारी आइडेंटिफाई कर ली है, उसके लिए WR दो। हालांकि ये सब बातें आप ऐसे 550 वगैरह में पढ़कर आते हो। अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आपने कर दी है, और एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जो कंसोलिडेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है वो सारी आपने सही से कर दी है, लिख कर दे दो, एक MRL दे दो। तो 580 की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद बोलता है भाई साहब आप ऐसे 600 की बातें देख लो और 320 की देख लो। तो 600 की रीड करके तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा। वो यही बोल रहा है कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे और सेपरेटली देखोगे उसको कि भैया वो सेपरेट है, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। और आप दूसरे ऑडिटर का काम रेफर कर सकते हो। अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो उसके लिए आपको 600 को रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बातें तो आपकी ऐसे 600 वाली है, सेम बातें हैं। मैं अब करूँगा मुद्दे की बात, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये बात मैं आपको ऑलरेडी SA 320 के साथ करवा चुका हूँ। जब हमने SA 320 किया था तब हमने ये बात डिस्कस की थी, बट मैं खुद बोल रहा हूँ हो सकता है हमने ना की हो, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें बता सकते हैं। मुद्दे का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट सारे मार्क करवा दूंगा मैं। इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है असली बात आपकी।
द computation of materiality for the purpose of issue an opinion on the standalone financial statement of each component would be done component wise on a standalone basis। सर ये तो बड़ी बेसिक बात थी। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ होगा तो सभी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी कंपोनेंट की अपनी मटेरियलिटी निकली होगी। हावेवर, with regard to determination of materiality during the audit of consolidated financial statement, the auditor should consider the following। आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप ऑडिट कर रहे हो। सर क्या कंसिडर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे? सर सबसे पहले मैं ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी निकालूंगा ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मेरी सारी परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सारी करंट एडजस्टमेंट मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, मटेरियल सारी, और उन सबकी एडजस्टमेंट्स करवा पाऊँ। तो ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी पता चलेगी। दूसरा, सर मेरे को ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी इसलिए निकालनी है जिसके बेस पे मैं ये देख पाऊँ कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मेरे लिए मटेरियल है और कौन सी ऐसी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है जो मेरे लिए मटेरियल नहीं है, जिसको अगर मैं ना भी देखूँ डिटेल में चलेगा। तो इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप को देखने में मेरे को बहुत हेल्प करेगा ये ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी। तीसरा, सर अगर मुझे ऐसा लगे कि किसी कंपोनेंट में ज़्यादा रिस्क है तो मैं एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट की मटेरियलिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं और कम्युनिकेट कर सकता हूं कंपोनेंट के ऑडिटर को इफ रिक्वायर्ड। आखिरी में देखो एक वर्ड लिखा है क्या? इफ रिक्वायर्ड। और मैं कंफर्मेशन लूंगा किससे? कंपोनेंट के ऑडिटर से। कंपोनेंट के ऑडिटर से मैं कंफर्मेशन लूंगा कि भाई बता दे अपने इंडिपेंडेंस के बारे में, एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में और डिस्क्लोजर्स के बारे में। तो ये बातें, ये मेरे को लगता है कि आप क्या क्या कंसिडर करोगे डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, ये आपके एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नंबर दे दो ना ताकि हमें पता रहे इतने हो गए। चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बताया है एग्जेम्पशन का, ठीक है। अब वो एग्जेम्पशन एएस की हो सकती है, इंड एएस की हो सकती है, रूल 6 की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है, अगर किया है तो अभी बस ये वाला ही था, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, ठीक है। क्वेश्चन 3 में एक लिख रहा हूँ यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बैंक से देखा था, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट एज ए या तो प्रिंसिपल ऑडिटर या फिर ग्रुप ऑडिट। तो किन चीज़ों को आप देखोगे, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आखिरी में एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4 में बाद में लिखूंगा यार, अभी लिख दो सर। रिपोर्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, ये ज़्यादा सही है। डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन क्या है सर? कंपोनेंट के ऑडिटर हम हैं, कंपोनेंट के ऑडिटर कोई दूसरा है, कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ, एफआरएफ अलग है। डिफरेंट सिचुएशन ऑडिट रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बाद में देखेंगे। आ जाओ आगे। ये रीड कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट देखिए जी प्लीज। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज ए होल। द मटेरियलिटी शुड बी यूज्ड टू एसेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जिसमें दोनों आ जाएगी, परमानेंट भी और करंट भी, दैट आर मेड बाय मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ CFS। तो भैया मटेरियलिटी तो निकालनी पड़ेगी। द पेरेंट कैन ऑल्सो यूज द मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप लेवल to determine whether the component financial statement are material to the group, to determine whether they should scope in, क्या वो scope in होने चाहिए, additional scope in additional component, and should consider using the work of other auditor as applicable। और उसको पता चलेगा किस ऑडिटर का काम रेफर करना है, किसका नहीं करना है, कौन सा कंपोनेंट का ऑडिट करना है, कौन से का नहीं करना है, वो आपको पता चलेगा। The principal auditor also compute materiality for each component and communicate to the component auditor if he believe is required for true and fair view of CFS। यदि आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो ही आप करेगा ऐसा। The principal auditor also obtains certain confirmation from the component auditor like independence, code of ethics, certain information required for consolidation and disclosure requirement। तो ये क्वेश्चन भी बेटा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको अलग से मार्क कर दिया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक बार बुक से पढ़ो, फिर बुक से पढ़ो ही मत,
जनरली जितने भी क्वेश्चन मैं मार्क करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक के 4 क्वेश्चन मार्क कर लो, उससे क्या है ना, ये ऊपर नीचे की सारी लैंग्वेज आपकी खत्म हो जाएगी और आपको रेलेवेंट पोर्शन कितना एग्जाम में करके जाना है वो पता चल जाएगा। तो आप 4-5 क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक में मार्क कर सकते हो और इसको छोड़ सकते हो। और चाहो आपके एग्जाम लेट हैं, 6-8-10 महीने है, साल भर है, 2 साल है, 3 साल है, तो एक 4-5 पेज की समरी बना के भी आप रख सकते हो। चलो जी, अगला एक नोट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नोट करके पढ़ लो आप। बेटा अगर किसी कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स में कुछ रिमार्क्स हैं, तो क्या उस केस में भी मैं बोलूँगा यार मेरी ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट की ना मटेरियलिटी ये है, अगर किसी ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क भी दिए तो मैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं देख रहा, नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव रिमार्क तो पढ़ने चाहिए। फिर उस केस में आप मटेरियलिटी मत देखना, उस रिमार्क को रीड करना, उस ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करना, उस क्वालिफिकेशन को रीड करना। However, while considering the observation, for instance, modification, emphasis on matter, या फिर की ऑडिट मैटर 1 मिनट के लिए ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट और द ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये बात ना मैं MCQ के लिए भी मार्क करवा देता हूँ। Thus, the component auditor observation, if any, on the component financial statement, irrespective of whether the auditor of the component are also the auditor of CFS or not, are required to be included in the parent audit report of the CFS regardless of materiality। तो ये था आपका एक प्यारा सा कंसेप्ट ऐसे 320 का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और WRL का कंसेप्ट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर का कंसेप्ट। ये आता है आज का सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर ये भी तो मार्क करवाओ, या आपने नहीं करवाया, करवा देते बेटा। कंप्लीटनेस, वेरीफाई C ऑफ कंसोलिडेशन, अगला क्वेश्चन। प्लानिंग वाला मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, वेरीफाई C मतलब कंप्लीटनेस ऑफ कंसोलिडेशन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है, और ये बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। आप कैसे, सर पहले प्लानिंग वाला भी पढ़ा दो। अब आप फाइनली कंसोलिडेशन का ऑडिट करने जा रहे हो तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले बोलता है भाई साहब ऐसे 315 और 300 के अंदर प्लानिंग कर लो, या 300, 315, 320, 330 के अंदर प्लानिंग कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया बताओ, जरा पढ़ कर आए हो ऐसे 315। सबसे पहले सर हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइज कंट्रोल, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी रिलेटेड जनरल एंड एप्लीकेशन IT कंट्रोल, सबकी हम क्या लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। कंसोलिडेशन प्रोसेस भी देखते हैं कैसे हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एज वेल एज द ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट। कैसे आप, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कैसे आप कंसोलिडेट करते हो, वो पूरा प्रोसेस समझते हैं। उसके बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द रोमम इन द कंसोलिडेशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कितना हमें एक्सटेंट ऑफ यूज़ करना है अदर ऑडिटर को, अगर दूसरे ऑडिटर हैं तो, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उनके काम के साथ। ये आप ऐसे 600 के अंदर डिटेल में पढ़ कर आते हो। ये मैंने बेटा एक आपके लिए क्या बना रखी है, 1 लाइनर समरी बना रखी है ऊपर के 5 पॉइंट की, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात थी, ये हम वही काम है जो हम पीछे पढ़ कर आते हैं। अब आता है एक सबसे बढ़िया और मेरे हिसाब से प्यारा क्वेश्चन कि ऑडिटर साहब आप कंसोलिडेशन का कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करोगे? तो देखिए क्या कहता है, यहां से पढ़ लो आप। टू वेरीफाई द C ऑफ कंसोलिडेशन, ऑडिटर शुड रिव्यू वर्क पेपर, आप वर्क पेपर रिव्यू करो, क्लाइंट का प्रोसीजर अंडरस्टैंड करो जो ऊपर आया था, बाय मेकिंग इंक्वायरी, रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट, आप कंपनी की नई नई इन्वेस्टमेंट देखो, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने सेल ऑफ कर दी है वो देखो, न्यू रिलेशनशिप, रिव्यू एग्रीमेंट एंड मिनट्स इंक्लूडिंग स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली सब कुछ आप रिव्यू करो, इंक्वायरी करो। अब बताता है क्या क्या आप देख सकते हो। सर यहाँ पे कितने पॉइंट है आपके लिए, 3, 3, 6 और 8 पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट लर्न करने हैं। लर्न एनी 5 पॉइंट। देखो जी बड़े बेसिक है। सबसे पहले कहता है आप अपने ही प्रायर ईयर के वर्क पेपर देख लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो आपने कंसोलिडेशन चेक किया होगा ना, तो लास्ट ईयर देख लो कौन कौन सी एंटिटी का कंसोलिडेशन हुआ था, तो अपने ही पेपर देखो। उसके बाद क्या कहता है, रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, कंपनी का प्रोसीजर देखो क्या है, वो भी ऊपर पढ़ा है आपने। इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट विच गोज आउट ऑफ कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंक्वायरी करो भाई कौन सा नया है, कौन सा चला गया। रिव्यू करो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग इन द अदर एंटिटी, इन्वेस्टमेंट देखो क्या की गई है और क्या लिक्विडेट की गई है। रिव्यू करो ज्वाइंट वेंचर एंड ज्वाइंट वेंचर अरेंजमेंट, रिव्यू करो अदर अरेंजमेंट एंटर बाय पेरेंट
that have not been included in the consolidated financial statement of the group. Review statutory record maintained by parent, for example registered under section 186 190 जो कि अपना रिलेटेड पार्टी के हैं. ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग, वो भी आप देखो. तो ये बड़े बेसिक से पॉइंट थे, ये आपको बेटा रीड करके जाने एग्जाम में. ये क्वेश्चन मुझे लगता है ICAI आसान क्वेश्चन पूछता है. कौन CFS की अच्छी खासियत ये है कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है बड़ा डायरेक्ट आता है और आसान आता है. तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. वही कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करोगे कंसोलिडेशन का, तो ये आपने 4-5 पॉइंट आपने लिख देने हैं, बात खत्म हो जाती है. ठीक है जी. ये जितने भी कंसेप्ट अब मैं आपको करवाऊंगा सब रीड करने हैं. आर 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 बस. चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, 30 सेकेंड पर कंसेप्ट में लगेगा. पहला कंसेप्ट आता है रीजन फॉर कंपोनेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन. कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, एक या दो कंपोनेंट है जिसको कंपनी कंसोलिडेशन में नहीं ले रही, तो क्या आप एज ए ऑडिटर ये जानना चाहोगे भाई इस कंपोनेंट को एक्सक्लूड करने का रीज़न क्या है, और क्या रीज़न वो एज पर FRF एक्सक्लूजन है या नहीं, क्या वो एग्जामिशन कैटेगरी में आता है या नहीं आता है. अगर आता है तो अदरवाइज ओके है, अदरवाइज हम क्या करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट में उसका इफेक्ट देखेंगे. रीड कर दो एक बार, कर दो जी, रीड कर देते हैं एक बार. Where a component is excluded from the consolidated financial statement, the auditor should examine the reason for exclusion and whether such exclusion is in conformity with the applicable FRF. भाई वो as per FRF है या नहीं. The auditor should also verify the reason for exclusion are given in the consolidated financial statement. ये भी देखो जो reason आपने ऊपर देखा है क्या वही reason CFS में mention है. If the entity is excluded from the consolidated financial statement for reason other than those allowed by the applicable FRF, the auditor should consider effect on the auditor report. आपको रिपोर्ट में इफेक्ट देखना है. मजा आ रहा है बच्चों? बताओ, कमेंट करके बताओ. वीडियो लाइक जरूर करना यार, यहाँ तक आ गए हो तो कर ही देना. ठीक है. काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये वीडियो आपने 1 महीने पहले क्यों नहीं डाली, 15 दिन पहले नहीं डाली. समय आने पर आपको बताऊंगा, अभी मैं बताने के मूड में नहीं हूँ क्यों नहीं डाली क्या नहीं डाली. समय आने पे पता नहीं, आप तो देख भी पाओगे नहीं देख पाओगे रीज़न, बट ठीक है समय आने पे बताएंगे, अभी अपन बताना नहीं चाह रहे. ठीक है. चेंज इन स्टेटस. द ऑडिटर चेंज इन स्टेटस. स्टेटस मतलब कोई सब्सिडरी थी वो ज्वाइंट वेंचर बन गई, वो एसोसिएट बन गई, तो स्टेटस में चेंज हो गया, तो उसको भी आप रिव्यू करोगे और देखोगे एज पर FRF है या नहीं. The auditor should also examine whether there is any change in the status of component subsidiary to associate, JV to associate, or vice versa. The auditor should examine whether these changes have been appropriately accounted for in the consolidated financial statement as required by relevant accounting standard under the applicable FRF. ठीक है. अगला ये बेटा आप सेल्फ रीड कर लेना. कॉम्प्लाई विद AS और IND AS. जितनी भी हमारी AS और IND AS की रिक्वायरमेंट है वो सारी कॉम्प्लाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो AS 21 हो अगर आप AS के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो टेम्परेरी होल्डिंग है तो AS 21 को आपको फॉलो करना पड़ेगा इक्विटी मेथड के अंदर, सॉरी. और उसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 को फॉलो करना पड़ेगा. सर ये याद करने है क्या? नहीं, बस AS नंबर याद कर लेना. IND AS 110 103, IND AS 110, IND AS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर, IND AS 111 जॉइंट अरेंजमेंट, ये भी आपको देखने पड़ेंगे. तो ये पूरा आपका FR का कॉम्प्लाइंस है, FR का कॉम्प्लाइंस है जो कि सारे जितने भी एप्लीकेबल IND AS होते हैं उन सबको कॉम्प्लाई करने की बात कर रहा है. तो आज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तक करवा रहा हूँ 7 कंसेप्ट. मुझे लगता है पेपर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाना चाहिए. अब आपके 3 कंसेप्ट रह गए, और जो मुझे लगता है अब इसके बाद अगर पेपर में कुछ आना चाहिए दैट शुड बी, अच्छा 2 ही रह गए क्या? हाँ 2 ही रह गए, सॉरी. अब हमारे 2 ही कंसेप्ट रह गए, आधे घंटे की वीडियो रह गई. तो अब बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम के लिए मेरे को वैसे तो परमानेंट एडजस्टमेंट, करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी आता है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है रिपोर्टिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. आपको कैसा लगा ये बताना. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर पढ़ना चाहो तो, लेकिन आप अगली वीडियो भी देख सकते हैं जो कि कल आएगी. तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाय गाइस. आप दूसरे चैप्टर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं. मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सब कुछ फ्री है. यूट्यूब पे आओ, कोर्सेज में जाओ, सारी वीडियोस देखो, एवरीथिंग इज़ फ्री. बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल. जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम.